तो गुरु जी को मन ही मन प्रणाम करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। कुछ लोग जिनसे हमने जानकारी ली थी क्लास ग्रुप में, तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करने की इच्छा जाहिर की। तो पिछली क्लास का हम थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं, उसके बाद जो है फिर हम सभी के एक्सपीरियंस लेंगे। पहले मैं थोड़ी सी कुछ जानकारी आपको दे दूंगा, उसके बाद जो है चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जैसा कि आपके सामने ये पिक्चर है, इस पिक्चर में आप देखेंगे तो इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है कि ये लाइफ लॉन्ग डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय डिफिकल्टीज इन सोशल इंटरेक्शन, जिसमें बातचीत करना या बातचीत नहीं करना ये शामिल है, और रिपीटेटिव बिहेवियर, यानी कि किसी एक बिहेवियर को रिपीट करना। किसी खिलौने को खेल रहे तो खेलते ही रहना, हंस रहे हैं तो हंसते ही रहना, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसको बार बार करना, और अगर उसमें किसी भी तरह की बाधा आती है तो इससे उनको गुस्सा आता है। तो ये एक तरह से डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, यानी कि जिन बच्चों का दिमागी तौर पर पूरी तरह से विकास नहीं हो पाता है, उनमें ये प्रॉब्लम्स आ सकती है। जीन्स के कुछ फैक्टर होते हैं जिनके कारण ये हो सकता है, या तो फैमिली हिस्ट्री में किसी को जो है आप ऑटिज्म की प्रॉब्लम हो, इसको ASD भी बोला जाता है। और जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में देखा था कि अगर जीन्स में किसी तरह का म्यूटेशन हो जाए तो भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। खासकर यहाँ पर जो है हम आप देख सकते हैं SHANK3 and ME CPZ and NRXNI जीन, तो इनमें अगर म्यूटेशन हो जाए तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। फिर क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, अगर एक्स फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम के अंदर भी ये देखा जा सकता है, तो क्रोमोसोम में किसी तरह की एबनॉर्मलिटीज आती है। और क्या कारण हो सकते हैं? इन्वायरमेंटल फैक्टर में प्रीनेटल एक्सपोजर टू इन्फेक्शंस और टॉक्सिन्स, अगर बच्चे की मदर जब वह गर्भवती होती है उस समय किसी तरह के इन्फेक्शन या टॉक्सिन्स के संपर्क में आती है तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर जन्म जो है प्रीमेच्योर हुआ हो, कम वजन का हुआ हो बच्चा, तब भी हो सकता है। बच्चे को जन्म के समय ऑक्सीजन ना मिली हो तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। ऑक्सीजन किसी भी कारण से हो सकता है, उसके लंग्स डेवलप ना हुए हों, या उसको जो है जब वह प्रीमेच्योर बेबी होता है तो इंक्यूबेटर में रखा जाता है, तो वो इंक्यूबेटर में कम ज्यादा ऑक्सीजन के कारण भी प्रॉब्लम होती है। तो ये कुछ कारण हैं। सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, लक्षण? तो जैसा कि मैंने बताया कि सोशल कम्युनिकेशन, ये बच्चे अपने में ही खोए रहते हैं, या फिर ये बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिविटी करते हैं, एक जगह बैठना इनको पसंद नहीं आता। तो ये सोशल कम्युनिकेशन, जैसे हम लोग बात करते हैं एक दूसरे से, माता पिता से, बच्चों के साथ खेलना, वो चीज इनको भी पसंद नहीं आती। आई कांटेक्ट में डिफिकल्टी होती है, और ट्रबल अंडरस्टैंडिंग और यूजिंग गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, टोन ऑफ वॉइस, तो इनको समझने में, जैसे मुस्कुराना है, बात करना है, या हमारे फेशियल जो गेस्चर होते हैं, एक्सप्रेशन होते हैं, उनको ये बच्चे ठीक से समझ नहीं पाते हैं। या हम किस टोन में वॉइस कर रहे हैं, हम जैसे गुस्से में बोल रहे हैं तो जरूरी नहीं कि उनको ये समझ में आए कि ये गुस्सा है, उनके लिए हो सकता है वही नॉर्मल वॉइस, तो ये समझने में प्रॉब्लम होती है। चैलेंजेस इन डेवलपिंग फ्रेंडशिप, तो जो दूसरे बच्चों से फ्रेंडशिप करना है उसमें इनको बड़ा मुश्किल होता है। ठीक, ये कुछ चीजें हैं। रिपीटेटिव बिहेवियर, तो क्या क्या रिपीटेटिव बिहेवियर हो सकता है? जैसे हैंड फ्लैपिंग, मैं एक बच्चे को देखा, वो अपना ऐसे हाथ बार बार काटना, उसको जब भी कुछ एक्साइटमेंट हो तो वो अपना हाथ काट, तो या दौड़ लगाना, दौड़ते रहना, या किसी तरह से हाथ को फड़फड़ाते रहना, या हाथ की कोई एक्टिविटी करते रहना।
तो रॉकिंग एंड हैंड फ्लैपिंग। फिर स्ट्रिक्ट रूटीन और रिचुअल, हर चीज टाइम पे फिक्स जो है उनको स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करते हो। इंटेंस फोकस ऑन स्पेसिफिक टॉपिक्स और ऑब्जेक्ट। फिर सेंसिटिविटी टू सेंसरी इनपुट, लाइट, साउंड, टेक्सचर। ये बच्चे अगर कुछ खेल रहे हैं, कहीं पर किसी चीज में बिजी हैं, अचानक से आप लाइट को जला देते हैं तो ये बच्चे डर जाते हैं, या कुछ उनके अंदर मूवमेंट होती है। साउंड, एकदम से ज्यादा साउंड जो है वो इनको प्रॉब्लम करता है। स्पीच के बारे में क्या है, इनको डिलेड स्पीच डेवलपमेंट, इनमें स्पीच बहुत लेट आती है और किसी किसी में स्पीच आती भी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। इकोलेलिया यानी कि रिपीटिंग वर्ड्स और फ्रेजेस, किसी एक शब्द को बार बार रिपीट। तो ये हो गया आपका ऑटिज्म का एक सिंपल ओवरव्यू, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम। अब यहाँ पर आता है एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। दूसरा एएसडी, कुछ बच्चों में दोनों के सिम्टम्स एक साथ देखने को मिलते हैं। किसी किसी बच्चे में एडीएचडी के सिम्टम्स ज्यादा रहते हैं, एएसडी के कम रहते हैं। किसी बच्चे में एएसडी के सिम्टम्स ज्यादा रहेंगे, एडीएचडी के कम। वो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और उस हिसाब से फिर ट्रीटमेंट देखना पड़ेगा। तो दोनों का डिफरेंस देख लीजिए। मेन सिम्टम्स क्या है इसमें, इनअटेंशन, हाइपर एक्टिविटी, इम्पल्सिविटी। तो अटेंशन जो है इनमें डेफिशिट रहता है, कम रहता है, और हाइपर एक्टिविटी ज्यादा रहती है। तो अक्सर हम ऑटिज्म को क्या समझ लेते हैं कि जिन बच्चों में हाइपर एक्टिविटी है वो ऑटिज्म, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। उसमें अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिविटी के सिम्टम्स कारण वह हाइपर एक्टिव हो सकता है। ठीक। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इसके बहुत सारे सिम्टम्स को मिला के ये डिसऑर्डर बनती है। तो इसके सिम्टम्स हमने देखे कि ये सोशल कम्युनिकेशन में डिफिकल्टीज इनको होती है, लेकिन एडीएचडी के पेशेंट में शायद जो है ये बड़ों में भी हो सकता है। ठीक? तो इनमें हाइपर एक्टिविटी देखने को मिलेगी। इनका जो इंटरेस्ट है खुद में ज्यादा रहेगा और रिपीटेटिव बिहेवियर रहेगा। और इसमें एडीएचडी में देखें तो इनअटेंशन, हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी। फिर अटेंशन के मामले में देखा जाए तो इजीली डिस्ट्रैक्टेड, ये किसी भी टॉपिक से या किसी भी चीज से बराबर फोकस नहीं कर पाते हैं, यानी एक चीज पर फोकस नहीं कर पाते। और एएसडी वाले बच्चे जो है किसी चीज पर इतना ज्यादा फोकस करेंगे कि उसमें ही घुस जाएंगे, वो ही सब कुछ हो जाएगी उनकी दुनिया। ये एएसडी नाम से याद रखिए। अटेंशन डेफिशिट यानी कि किसी चीज पर फोकस नहीं कर पाना, और हाइपर एक्टिविटी, ये किसका मेन सिम्टम्स है, एडीएचडी। और एएसडी का मेन सिम्टम्स क्या आएगा कि ये किसी चीज पर फोकस बहुत डीपली कर लेंगे। ठीक। और बिहेवियर रिपीटेटिव रहेगा। सोशल कम्युनिकेशन यानी कि जैसे ना कोई आदमी अपने आप में खो जाता है, वो सिकुड़ गया दुनिया से, वो मुड़ गया, अपने इंट्रोवर्ट हो गए। तो कुछ इस तरह के ये बच्चे होते हैं, इनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, सिंपल भाषा में ये समझ। तो एक को दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। दूसरा यहाँ एडीएचडी में मे बी सोशल एक्टिव बट इम्पल्सिव और इंट्रूसिव। तो ये सोशली एक्टिव हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। दूसरा, हमेशा रेस्टलेस रहेंगे, भागते रहना, दौड़ते भागते रहना, इस तरीके की चीजें रहेंगी। सेंसरी सेंसिटिविटीज इनमें होती है। और एएसडी में हम देखें तो इनमें कम्युनिकेशन के मामले में ये कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं, यही इनकी समस्या है। कम्युनिकेशन करने के लिए बोलना जरूरी है, दूसरे का गेस्चर समझना, एटलीस्ट जो है हाथों की, जैसे हमने बच्चों को बुलाते हैं किसी तरीके से, या हम अपने एक्सप्रेशन से उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, तो वो सारी चीजें ये समझ नहीं पाते, इसीलिए इनमें स्पीच की प्रॉब्लम आती है। बिहेवियर, रिजिड रूटीन्स, रिपीटेटिव बिहेवियर और सेंसरी सेंसिटिविटीज। तो सेंसरी सेंसिटिविटीज दोनों में पाई जाती है ये, जैसे किसी आवाज के साउंड से इनके अंदर सेंसिटिविटी हो सकती है, और लाइट से हो सकती है, टच करने से भी इनको अलग फील हो सकता है। ये दोनों में डिफरेंशिएट मैंने आपको बताया।
तो आप सभी को ASD और ADHD के बारे में थोड़ा सा समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ें। सभी को ये समझ में आया तो हम आगे बढ़ते हैं। आप यस लिख दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, अब ये सभी तरह के बच्चों के लिए मैं इसको ओवरऑल चीजों को न्यूरोथेरेपी के माध्यम से आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे आप इन बच्चों में रिजल्ट दे सकते। फिर हम इसके बाद मैं अपना अनुभव शेयर करने के बाद आप सभी को जो जो लोग अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं उनको मौका दूंगा। तो फिर आप अपना जो बात रखते हो, कोई भी बीमारी है उसको समझना है, उसके बारे में पढ़ना है, जानना है। तो जब हम चाहे ब्रेन डिसऑर्डर हो या बॉडी के किसी भी हिस्से की कोई भी बीमारी, उसको आप जब सेलुलर लेवल पर देखेंगे तो वहां कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसी होती है जिसके कारण वो बीमारी डेवलप हुई है। तो हमें अब जैसे एक सिम्टम्स हुआ ADHD में हाइपर एक्टिविटी, तो हम किस पर काम करते हैं? हाइपर एक्टिविटी का ट्रीटमेंट दे देते हैं। ठीक, आपने हाइपर एक्टिविटी का ट्रीटमेंट दे दिया, बच्चे में हाइपर एक्टिविटी कम हो गई क्योंकि वो टारगेट ट्रीटमेंट था, आपने उठाया और दे दिया। 15 दिन बाद आप देखेंगे वो बच्चे की हाइपर एक्टिविटी फिर बढ़ जाती है कम होने का, या महीने भर बाद या 2 महीने बाद। क्या हुआ ऐसा, क्यों वो रिवर्स गया या क्यों ठीक नहीं हुआ, इसके बारे में हमें सोचने की आवश्यकता है। ये इसीलिए क्योंकि हमने उसकी सेल के बेसिक फंक्शन पर काम नहीं किया, सेल के बेसिक फंक्शन पर काम नहीं किया। बच्चा क्यों नहीं बोल रहा है, उसकी ब्रेन की सेल्स फंक्शन क्यों प्रॉपर नहीं कर रहे, उन कारणों पर आपने ध्यान देना। तो सबसे पहले जब भी आप किसी तरह के स्पेशल चिल्ड्रंस को देखेंगे जिन्होंने पहले मेडिसिन खाई हो नहीं खाई हो, सबसे पहला काम है आपको पेशेंट की हिस्ट्री लेनी। आप उस बच्चे की प्रॉपर हिस्ट्री लेंगे। हिस्ट्री फॉर्म आपको ग्रुप में बता दिया जाएगा, जो नेशनल न्यूरोथेरेपी एजुकेशन ग्रुप, उसमें आपको हिस्ट्री फॉर्म लेंगे। तो सबसे पहले बच्चे की हिस्ट्री, उसके बाद मदर हिस्ट्री। न्यूरोथेरेपी ऐसा मानती है कि मदर को अगर प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी तकलीफ होती है तो वह तकलीफ उसके बच्चे को आ सकती है, उन कारणों से बच्चे में तकलीफ हो सकती है। तो जब हम बच्चे का ट्रीटमेंट करते हैं तो मदर के उन कारणों की तरफ ध्यान देते हैं कि उसको प्रेगनेंसी के दौरान क्या तकलीफ हुई, और उन तकलीफों के कारण का जब हम ट्रीटमेंट बच्चे को देते हैं तो बच्चों में रिजल्ट आते हैं। ये गुरुजी की एक अनुपम खोज का बहुत बड़ा उदाहरण है कि किस तरीके से उन्होंने ऐसी बीमारियों को ठीक करने के ये उपाय किए। तो ये न्यूरोथेरेपी की स्पेशलिटी है कि हम बीमारी का कारण ढूंढते हैं, चाहे वह पहली पीढ़ी में हो, दूसरी पीढ़ी में हो, या उसका जो भी कारण हो, बीमारी के कारण पर हमको ध्यान देना है, ना कि उसके सिम्टम्स। हाइपर एक्टिविटी हो या उसका बहुत जरूरत से ज्यादा फोकस हो, ये सिम्टम्स है, कारण आपको देखना पड़ेगा कि वो क्या कारण है। तो ऐसे बच्चों में कोई भी हो, चाहे सीपी चाइल्ड हो, डाउन सिंड्रोम हो, ASD हो, ADHD, सबसे पहले आप बच्चों को न्यूट्रलाइज करेंगे, न्यूट्रल ट्रीटमेंट देकर उनके बॉडी के फंक्शन को सुधारेंगे। उसके बाद भले इसमें कितना भी टाइम लगे, अगर बच्चे को कब्ज है तो आप पहले कब्ज पर ही काम करेंगे। जब तक उसका पेट सही नहीं हो जाता आप टारगेट ट्रीटमेंट पर नहीं जाएंगे। ठीक, इस चीज का ध्यान रखें। जब उसका पेट ठीक हो जाए तो फिर जो है उसके आसपास, नाभि के आसपास के जो पेन पॉइंट हैं वो चेक करना। अब बच्चा तो आपको बताएगा नहीं बोल के, क्योंकि इसकी स्पीच नहीं है या उम्र छोटी होती है,
तो उस समय आपको अपने हाथों से सेंस करना है उसके पेट को दबाकर कि वह हार्ड है या स्मूथ है उसे। ठीक, कुछ बच्चे रिफ्लेक्सिस के कारण हार्ड कर लेते हैं, तो उनको नॉर्मल होने का टाइम दें, फिर आप चेक करिए, या फिर उनके मदर से चेक कराने की कोशिश कीजिए कि उनको क्या आना है। ठीक? तो पहले बच्चों को न्यूट्रल करना, फिर उनके जो है पेट पर काम करना है। जब उनका पेट सही हो जाएगा फिर हम आगे बढ़ेंगे बच्चे के आगे टारगेट ट्रीटमेंट की। लेकिन अगर आपको पेट ठीक करने में ही रिजल्ट मिल रहा है तो तब तक वो ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखिए जो जिससे आपको रिजल्ट मिल रहा है, वो हम बाद में चेंज करेंगे। कई बार हम बेसिक ट्रीटमेंट 2-2 महीने भी चलाते हैं और बच्चों में बहुत अच्छा रिजल्ट आता चला जाता। हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट की लिस्ट बना ली, आज एक दे दिया, फिर दूसरा दूसरे दिन, तीसरा तीसरे दिन, हम चेंज करते जाते हैं और पूरा एक साइकिल डिस्टर्बेंस आ जाता है और बच्चा जो है ठीक नहीं होता। तो इस चीज का ध्यान रखिए, पहले आप न्यूट्रल करेंगे, डाइजेशन पर काम करेंगे, उसकी एसिड एल्कलाइन भी आपको चेक करनी है, बॉडी कैसी है, बॉडी में स्टिफनेस है, एसिडिक नेचर की है, एल्कलाइन नेचर की, तो उसको बैलेंस करना है, उस हिसाब से देखेंगे। बच्चों में मोस्टली ये सीपी चाइल्ड के केस में देखा जाता है, एसिड एल्कलाइन के बैलेंस करना उसमें बहुत जरूरी होता है। ठीक, तो डाइजेशन पर आप ध्यान देंगे, भले 2 महीने काम करना पड़े, 3 महीने काम करना पड़े, आपको काम करना। माँ बाप को आप पहले ही बता दीजिए, न्यूरोथेरेपी में चमत्कार होते हैं पर हर बार होंगे ये जरूरी नहीं है। हर एक बच्चा यूनिक होता है, हर एक पेशेंट यूनिक होता है, उसकी बॉडी अलग होती है, बॉडी की फिजियोलॉजी थोड़ी अलग होती है। तो कभी कभी हो सकता है शुरू में बच्चे को रिजल्ट आए पहले 15 दिन में, फिर 15 दिन रिजल्ट रुक जाए, फिर नेक्स्ट 15 दिन में फिर रिजल्ट आए। इस तरीके से हो सकता है आपके बच्चे को डे 1 से ही रिजल्ट आना शुरू हो और कंटिन्यू वो ठीक होने तक उसको रिजल्ट, ये भी देखा गया। और क्या हो सकता है, 3 महीने आपने ट्रीटमेंट दिया, फिर रिजल्ट रुक गया, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट ही छूट गई। तो रिजल्ट कब रुकेगा, जब सेल का जो बेसिक मटेरियल है जिससे केमिकल बनते हैं, अगर उनमें किसी तरह की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण रॉ मटेरियल ना बने, तो दोबारा फिर आपको लौट के पेट पे आना पड़ता है, अगर बीच में फिर उसने गड़बड़ हुई। ये बच्चे रिवर्स भी हो जाते हैं। तो जैसे ऑटिज्म के बच्चों को आप ज्यादा ऑयली फूड अगर खिला दिया आपने कभी पार्टी में, बर्थडे में, या इस तरीके से किसी फंक्शन में, या उसको मीठा खिला दिया, तो जिस दिन वो खिलाएंगे ठीक उसके दूसरे दिन आपको इम्पैक्ट दिख जाएगा, उसकी हाइपर एक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो इन चीजों का आप बहुत ध्यान रखिए। जब तक बच्चा ठीक ना हो तब तक आपको परहेज रखना है। बच्चे जो होते हैं उनके माता पिता भाव में आके, हाँ भाई मेरा बच्चा ठीक हो गया, अभी हम उसको नॉर्मल खाना खिला देते हैं, नॉन वेज खिला दिया या ऑयली चीजें खिला दी या स्वीट खिला दिया, क्योंकि वो भाव में आ जाते हैं। तो उनको पहले बता दीजिए कि ये खाने से फिर रिवर्स जाएगा, फिर आपको 2 दिन एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, हो सकता है हफ्ते भर काम करना, तो फिर वापस लाने में, उस स्टेज तक लाने में वो समस्या होगी। और अगर आप नहीं मानते, बार बार ऐसा करते हैं, तो बार बार हमें जब रिवर्स जाना पड़ेगा तो उसके फिर ठीक होने के चांसेस भी कम होते चले जाएंगे, क्योंकि आप टॉक्सिन्स बॉडी में डालेंगे, हम निकालेंगे, तो वो प्रक्रिया बहुत डिले हो जाएगी। तो इस चीज का ध्यान रखिए। तो पहले ही बच्चों के माँ बाप को समझा दीजिए, इसमें कम से कम 2-3 साल आपको काम करना पड़ेगा, तब जाके ये बच्चे बेहतर हो पाएंगे। हो सकता है ये 100% ठीक ना हो, पर इनकी लाइफ को बेटर किया जा सकता है न्यूरोथेरेपी के माध्यम से। और ये भी कंडीशन है कि ये पूरी तरह से ठीक भी हो जाए, तो ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। तो इसमें एक सलाह जो उनको दी जाती है कि भाई शुरुआती कुछ दिनों में 2-3 महीने, 6 महीने, आपकी मर्जी है आप कितना दिन ट्रीटमेंट थेरेपिस्ट से कराना चाहते हैं। तो जब आप थेरेपिस्ट से ट्रीटमेंट कराते हैं तो 2-3 महीने कंटिन्यू ट्रीटमेंट कराएं, उसके साथ साथ आप जो है सीखने पर फोकस करें, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बड़ा लंबा रहता है, 2-3 साल तक हमें जो है ट्रीटमेंट चलाना पड़ता है जब तक कि बच्चा ठीक ना हो। होता क्या है, अक्सर ये बच्चों के पेरेंट्स शुरू में कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है, ये सभी बीमारियों का मैं बता रहा हूँ जिनमें स्पेशल केसेस होते हैं, जिनमें लंबा ट्रीटमेंट चलता है।
तो पहले ही क्लियरिफाई हम करते हैं कि इतने साल लगने का चांस है। तो शुरू में बच्चों के पेरेंट्स अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने किसी बच्चे का रिजल्ट देखा, हम भी ट्रीटमेंट कराएंगे, आप जितना बोलोगे उतना दिन कराएंगे। महीने भर ट्रीटमेंट कराया, फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम या किसी ने कुछ डिमोटिवेशन की बात बोल दी, ये तो ठीक ही नहीं होगा, या इस तरह की कोई बात हो, फिर धीरे धीरे ट्रीटमेंट में इरेगुलरिटी करना शुरू कर दी। तो चूंकि ये वीडियो ऑटिज्म बच्चों के पेरेंट्स भी देखेंगे, तो उनसे भी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोग बच्चों का ट्रीटमेंट बीच में ना छोड़े, या तो आप बिल्कुल मत कराइए, क्योंकि आपका टाइम और पैसा दोनों बर्बाद होगा। अगर आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो आप कंटिन्यू ट्रीटमेंट कराइए जब तक उसमें एक कांस्टेंट रिजल्ट नहीं आ जाए, और अपना जो बच्चे का ट्रीटमेंट जो है सीखने पर फोकस कीजिए, ताकि आप घर में भी देंगे तो हमें डबल सपोर्ट मिलेगा। हम यहाँ पर जो ट्रीटमेंट देंगे और कुछ ट्रीटमेंट आप देंगे, तो दोनों के सपोर्ट से जो है बच्चे का डेवलपमेंट तेजी से होगा। तो इस चीज का ध्यान रखना। फिर इसमें क्या होता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है 2-3 महीने के बाद। जब फाइनेंशियल बर्डन पेशेंट के माता पिता के ऊपर आता है, तो उसमें भी ट्रीटमेंट आप छोड़ दो। तो इसका एक बहुत बढ़िया समाधान ये है कि आप बच्चे का ट्रीटमेंट सीखिए, और आपको जो थेरेपिस्ट सलाह देगा उस थेरेपिस्ट के सलाह के हिसाब से वो ट्रीटमेंट कंटिन्यू करते चले जाइए, और बीच बीच में क्लिनिक पे आकर असेसमेंट करते रहें। तो पहले आप बेसिक ट्रीटमेंट सीखें, उसके बाद जो है एडवांस ट्रीटमेंट सीखने पे जाना है, वो आपको बच्चे की कंडीशन के हिसाब से न्यूरोथेरेपिस्ट सिखा सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिए। अब हम आते हैं दोबारा न्यूरोथेरेपिस्टों के सेशन पर। तो इसमें हमें सबसे पहले बेसिक चीजों पर काम करना है, चाहे 3 महीने लगे, 2 महीने लगे, 1 महीने लगे, बच्चे की बेसिक चीजों को क्लियर करना ही करना। कोई भी सेल को ग्रो होने के लिए अगर उसमें कोई डिजीज आई है, तो किसी ना किसी तरह की प्रॉब्लम क्या हो सकती है, ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम के कारण हो सकता है, ऑक्सीजन की कमी के कारण हो सकता है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण हो सकता है, एंडोक्राइन डिस्टरबेंस यानी हार्मोनल प्रॉब्लम के कारण भी हो सकता है, किसी तरह का इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है, या फिर किसी तरह की इंजरी। ये कुछ बेसिक कारण होते हैं जिसके कारण सेल डिस्फंक्शन हो जाती है, या फिर उसमें जेनेटिक डिफेक्ट है। अब न्यूरोथेरेपी क्या करेगी, आपके इन सभी कारणों का ट्रीटमेंट देगी और एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगी जो उस सेल को ग्रो करने के लिए जरूरी है। ठीक, डायरेक्ट हम ऑटिज्म पे या किसी स्पेशलाइज्ड डिजीज पे डायरेक्ट काम नहीं करते, हम इनडायरेक्टली सेल को वो एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करते हैं जहां पर वो सेल अपने को मल्टीप्लाई करके ग्रो हो सके। अगर हमने ये एटमॉस्फेयर नहीं दिया, आप ट्रीटमेंट देते जा रहे हैं, बच्चे की डाइट में न्यूट्रिशन नहीं है, तो बच्चा ठीक नहीं होगा। पेट ठीक कर दिया पर है ही नहीं उसके अंदर न्यूट्रिशन, उसको प्रॉपर प्रोटीन जितने अमीनो एसिड मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं उसको सेल के लिए, जो लिपिड मिलना चाहिए वो लिपिड नहीं मिल रहा है, ग्लूकोज जितनी ब्रेन को चाहिए वो नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन कम है उसके शरीर में, तो सेल फंक्शन नहीं हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो सेलुलर फंक्शन के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए हमें जो है एनर्जी की जरूरत है एटीपी के फॉर्म में। तो वो कब होगी, जब आपकी ऑक्सीजन लेवल बराबर होगी, या फिर थायराइड का डिस्फंक्शन है तो जिससे मेटाबॉलिज्म स्लो। तो हमें ये इन बेसिक चीजों पर काम करना है जिससे एक एटमॉस्फेयर तैयार हो जाए, तो बच्चे की स्पीच भी आएगी, बिहेवियर भी चेंज होगा, क्योंकि सेल अपना फंक्शन पूरे तरीके से ठीक ढंग से करने लगे। डायरेक्ट आप उसकी स्पीच नहीं लाएंगे, आप इनडायरेक्टली उस सेल को ये सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे, ब्लड सर्कुलेशन क्लियर करेंगे, उसका ट्रीटमेंट हमारे पास है, हम उसके न्यूट्रिशन को सही करने के लिए उसका पेट ठीक कर सकते हैं, पर डाइट में आपको चीजें शामिल करनी पड़ेगी। इन्फेक्शन अगर हो गया तो हम इन्फेक्शन दूर करने का ट्रीटमेंट कैसे देंगे, उसके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके देंगे। कोई इंजरी लग गई तो इंजरी को हील करने के ट्रीटमेंट देंगे जो ऑर्गन इंजरी को हील कर। तो इस तरीके से न्यूरोथेरेपी आपके बॉडी के द्वारा आपकी ही बॉडी में मौजूद डिजीज उनको ठीक करती है। तो पेशेंट जो है इस भ्रम में ना रहे कि
जो है आप अभी ट्रीटमेंट देंगे और अभी चमत्कार हो। ठीक हो सकता है शुरुआत में आपकी बॉडी में अच्छे रॉ मटेरियल मौजूद थे, ट्रीटमेंट दिया, केमिकल निकला और बच्चे को दूसरे दिन ही आराम हो गया, हमारा कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर हो। फिर हो सकता है एक हफ्ते बाद उस बच्चे में वो डाउन आ जाए, वो रिवर्स आ जाए। क्यों हुआ? क्योंकि जो उसके रॉ मटेरियल थे उनसे केमिकल बन चुका है, अब नए रॉ मटेरियल की जरूरत है, तो डाइट में शामिल कीजिए। तो ओवरऑल सभी बात को हम एक ही चीज में इंक्लूड करें तो पहले हम बेसिक चीजों पे काम करेंगे, फिर जो एडवांस टारगेट ट्रीटमेंट है उस बीमारी के हिसाब से ADHD का या फिर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिजीज का या फिर सेरेब्रल पाल्सी का या डाउन सिंड्रोम का या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का या DMD का या अटैक्सिया या फिर किसी और डिजीज का टारगेट ट्रीटमेंट पर हम बाद में जाएंगे। पहले हम बेसिक चीजें प्रोवाइड करेंगे और बीच बीच में भी इन पर ध्यान देना है, क्योंकि बीच बीच में क्या है हम लापरवाह हो जाते हैं। पेशेंट के जो पेरेंट्स होते हैं या घर वाले होते हैं वो सारा जो है भार थेरेपिस्ट पे डाल देते हैं कि बस आपको ट्रीटमेंट ही सब कुछ है, हमें कुछ नहीं करना। तो आपको भी साथ देना है, उसकी जो एक्सरसाइज बताई जाती है, जो ट्रीटमेंट बताया जाता है वो आपको कंटिन्यू देना है। थेरेपिस्ट अपना काम करेगा, वो न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट देगा ही देगा। आपको जो सिखाया वो आप ईमानदारी से कीजिए, न्यूरोथेरेपिस्ट ईमानदारी से ट्रीटमेंट देंगे। इस तरीके से दोनों के प्रयास से ही ट्रीटमेंट सफल होगा और आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर सिर्फ थेरेपिस्ट के ऊपर आप छोड़ देते हैं और मन में ये भाव रखते हैं कि इससे मैं कैसे ठीक हूँ, अगर आपको विश्वास नहीं है तो 1% भी अगर संदेह है तो हम आपको रिजल्ट नहीं दे सकते। विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। अगर आपका विश्वास है मेरा बच्चा ठीक हो सकता है, तो आपका विश्वास और हमारा विश्वास और हमारा ट्रीटमेंट, आपका बच्चा ठीक हो सकता है। लेकिन अगर आपके मन में किसी तरह का संदेह है ये दबाने से कैसे ठीक हो, तो वो संदेह के कारण जो है वो बैरियर बन जाएगा उसके ठीक होने। ठीक है, तो हमारी जो एनर्जी फ्लो होती है वो एनर्जी जो है वहां ब्लॉक क्रिएट करेगी। तो भरोसा बहुत बड़ी चीज है, आपको विश्वास रखना है। चाहिए तो ऐसी सक्सेसफुल स्टोरीज बहुत सारी हैं न्यूरोथेरेपी में, सब लोगों ने अलग अलग तरीके से रिजल्ट लिए। तो ये बेसिक चीज आप ध्यान रखेंगे। ट्रीटमेंट बहुत सारे हैं ऑटिज्म के, ADHD के और जिस भी बीमारी का हम ट्रीटमेंट करते हैं, पर हमें सबसे पहले बेसिक चीज पर ध्यान। अब एक एग्जांपल देता हूं मेरे एक पेशेंट का। मेरे जो पेशेंट है एक 10 साल का बच्चा था, अभी उसका ट्रीटमेंट बंद है। तो उसको जो है ADHD और प्लस ASD दोनों के सिम्टम्स हैं, उसमें ADHD के सिम्टम्स ज्यादा है। साथ में उसको किडनी की एक प्रॉब्लम भी थी जिसमें उसकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस नहीं होता, तो सोडियम बाहर निकल जाता था, पोटेशियम डिस्टर्बेंस होता था। तो हमने उसको शुरुआत में न्यूट्रल ट्रीटमेंट, नॉर्मल एज ए नॉर्मल, 1 पॉइंट लीवर इंटू 6, इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट और किडनी क्लियर, ये चला। ये ट्रीटमेंट करीब करीब 15 दिन चला और डे 1 से ही बच्चे में आराम होना शुरू हुआ। फिर इसमें हमने कुछ दिनों के बाद सिर्फ मैंने एक ही पॉइंट जोड़ा, 9 गॉल, उसकी हाइपर एक्टिविटी। वो जब 9 गॉल जोड़ा उसकी हाइपर एक्टिविटी कम होनी शुरू हुई। फिर मैंने उसमें कुछ दिनों के बाद करीब करीब एक 20-25 दिन के बाद जो है वेटरनरी गॉल ट्रीटमेंट में हमने 8 गॉल की जगह सिर्फ 9 गॉल, बाकी सेम एज इट इज दे दिया, सिर्फ एक ही चेंज किया, 8 गॉल की जगह 9 गॉल। फिर जब वेटरनरी गॉल शुरू हुआ तो ये न्यूट्रल बंद हो चुका था, इसका काम खत्म हो चुका है, क्योंकि 20-25 दिन सफिशिएंट थे उसको। तो हमने वेटरनरी गॉल शुरू किया। फिर वो ट्रीटमेंट करीब करीब 15-20 दिन और चला और उसकी मदर को मैंने सिखाया सिर्फ और सिर्फ 9 गॉल। तो जब मैं कभी ट्रीटमेंट देने नहीं जा पाया या वो कहीं बाहर है तो वो 9 गॉल देती और उन्होंने उस चीज का इफेक्ट देखा कि जब भी बच्चा हाइपर एक्टिव होता है वो 9 गॉल दे देती, बच्चा नॉर्मल। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, बच्चों के पेरेंट्स को भी ट्रीटमेंट सिखाना। फिर बच्चे का बीच में बर्थडे आया तो उन्होंने उसको समोसा खिला दिया, दूसरे दिन बच्चा हाइपर, ट्रीटमेंट लेने के लिए भी लेटना मुश्किल, तो हमें तो बताएंगे नहीं पेरेंट्स।
तो मैंने कहा मैडम आपने कुछ खिलाया था क्या, कुछ ऐसा चेंजेस था? बहुत पूछने के बाद फिर उन्होंने बोला हाँ इसने कल जो है थोड़ा सा समोसा था। मैंने कहा आपने ये असर देख लिया, अब ध्यान रखिए अब आगे से ये चीज नहीं खिलाना जब तक ये ठीक नहीं हो जाता, क्योंकि न्यूरोथेरेपी के अकॉर्डिंग जो गॉल ब्लैडर होता है वो फैट की डाइजेशन में हेल्प करता है, इमल्सिफिकेशन का काम करता है। तो न्यूरोथेरेपी में हम गॉल पॉइंट को उकसा के हाइपर एक्टिविटी कम करते हैं। तो अगर आप फैटी आइटम ज्यादा खिला देंगे तो गॉल ब्लैडर पे लोड पड़ेगा, जिससे वो और स्लगिश हो सकता है, तो इससे हाइपर एक्टिविटी बढ़ जाती है। ये अनुभव की बात है, इसमें फिजियोलॉजिकल एविडेंस अभी हमारे पास नहीं है, पर ये गुरुजी का अनुभव है जो हजारों लाखों पेशेंटों को ये चीज देखी गई है। और गॉल पॉइंट देने से बच्चों में हाइपर एक्टिविटी, तो ऐसे बच्चों को परहेज भी रखवाना जो है माता पिता की जिम्मेदारी है। एक छोटा सा अनुभव था। ठीक, आशा है आप सभी को थोड़ी इसके बारे में गाइडलाइन और जरूरी जानकारी मिली होगी और इसका आप अपने प्रैक्टिकल जीवन में उपयोग करेंगे। पेशेंट के लिए जो सलाह दी गई है वो अपनी सलाह को फॉलो करें, और जो न्यूरोथेरेपिस्टों के लिए सलाह दी गई है वो उन विषयों पर काम करेंगे तो उनके रिजल्ट और बेहतर होंगे, और आने वाले समय में आप भी इन स्पेशल डिजीजेस के मास्टर बन सकते हैं या इन पे काम कर सकते हैं। न्यूरोथेरेपिस्ट जो है एक तरह का ऑलराउंडर होता है जो सभी तरह की बीमारियों पर काम करता है, और कुछ न्यूरोथेरेपिस्ट ऐसे हैं जो सिर्फ एक खास डिजीज को पकड़ के उनके ही बारे में काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत जरूरी हो सकता है। तो यहाँ पर अब मैं हमारे जो दूसरे न्यूरोथेरेपिस्ट हैं जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, आप अपना हैंड रेस कीजिए, फिर मैं आप लोगों को यहाँ स्क्रीन पे लेके आऊंगा और आप अपना अनुभव बताएंगे। तो पहले आप स्क्रीन हैंड रेस कीजिए, तो फिर मैं उनका नाम लूंगा और वो अपना जो एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो एक्सपीरियंस में रिजल्ट हो सकता है, ट्रीटमेंट हो सकता है, या किसी अनुभव हो सकता है उनका उस बीमारी के प्रति। ओके मानवी जी, एक मिनट मैं आपको स्क्रीन पे लेकर आता हूँ। सभी लोग जो है अपने को म्यूट रखेंगे। मानवी जी, हेलो। हाँ जी, जी बोलिए, आप अपना अनुभव रखें, चाहे तो कैमरा भी ऑन कर सकते हैं आप। हाँ जी। सबसे पहले हमारे परम पूजनीय गुरुजी को कैमरा मेरा ऑफ हेलो। है, आपका कैमरा ऑफ है मैडम। हाँ जी सर, प्लीज ऑफ आज ऑफ कर सकती हूँ। ठीक है जी, बताइए अपना अनुभव, हाँ बताइए जी। क्या रहा। जी, सबसे पहले तो हमारे परम पूजनीय गुरुजी को हमारा प्रणाम, और हमारे गुरु समान हमारे शिक्षक को हमारा प्रणाम, और मेरे सभी न्यूरोथेरेपिस्ट ब्रदर एंड सिस्टर्स को मेरा नमस्ते। जैसा कि अभी हमने सर की क्लास सुनी, और सर की क्लास के एक एक शब्द का इतना मायने है ना, उनको मेरे पास जो स्पेशल चाइल्ड, जो मेरे पास 4 बच्चे हैं, उनमें से 4 ऑटिज्म है, 1 डीएस बच्चा है यानी डाउन सिंड्रोम। सर की एक एक बात को फॉलो करने के बाद उन 5 बच्चों का ट्रीटमेंट, जो कोई स्पेशल टारगेट ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है, एक ही बेसिक पे काम कर रही हूँ। और आप सब विश्वास नहीं करेंगे, सिर्फ बेस ट्रीटमेंट करने पर ही उन बच्चों में, और सिंगल सेटिंग देने पर उन बच्चों में इतने अच्छे रिजल्ट हैं कि बस नहीं। मैं ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 बच्चों का एक्सपीरियंस आपके आगे शेयर करूंगी। उसमें से एक बच्चा ऐसा है जो 1.5 साल न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट ले चुका था, और उस पे जो भी न्यूरोथेरेपिस्ट था उसने उस पे सिर्फ हाइपरनेटी का काम किया था, कॉन्स्टिपेशन पे वर्क नहीं किया था। जब वो बच्चा 1 दिन 2 दिन का था, तब से उसको सीवियर कॉन्स्टिपेशन था, और उसकी मदर ने ये बात बोली थी कि मेरा बच्चा जब से पैदा हुआ है डेली फ्रेश नहीं होता है।
उन सर ने उस पे सिर्फ हाइपरनिटी पे वर्क किया, तो ऐसा हुआ कि 1.5 साल में उसकी हाइपरनिटी बंद कम तो हो गई, बट पूरी कम नहीं हुई, बट कॉन्स्टिपेटेड एज इट इज। और उसकी मदर उसको डेली कॉन्स्टिपेशन की दवाई देती थी। जब उनका मुझसे मिलना हुआ और उन्होंने जब मुझसे सब डिस्कस किया, आप विश्वास नहीं करेंगे, उस बच्चे की सबसे गंदी आदत थी कि वो मुंह पे थूकता था। और मैंने उसको देखा कि उसने थूका अपने मम्मी और पापा पे। तो मैंने बोला मैम ये क्या है? बोला मैम ये तो करता ही है, और ड्यूरिंग थेरेपी भी करता था, इवन देन वो सर के ऊपर भी थूकता था, और सर उस चीज को रोकने के लिए सर उसके ऊपर थूकते थे। मुझे इतना अजीब लगा, मैंने कहा ऐसे कैसे? बोले यस मैम, गुरुजी को याद करके और इन सारी चीजों को जो अभी सर ने पढ़ाई उनको याद करके मैंने जो उसको ट्रीटमेंट दे रही हूँ, मुझे सिर्फ 10 दिन हुए उस बच्चे को अटेंड करते हुए। विद इन 2 डेज उसका दूसरों पर थूकना बंद हो गया। आज ही उसके पापा ने मुझे थैंक यू बोला कि मैम 10 दिन से इसने थूकना बंद कर दिया। दूसरा, जो बच्चा फ्रेश नहीं होता था, अब वो बच्चा डेली, बिकॉज वो हाइपर है, तो वो क्या एक एक जगह पे ना टिक के 5 मिनट बैठ नहीं सकता, तो वो मोशन करने लगा है, दिन में 4 बार करता है, बट क्वांटिटी बहुत थोड़ी थोड़ी करता है। लेकिन उसकी मदर खुश है कि मैम 8 साल हो गए मेरे बच्चे को, मैं दवाई दे रही हूँ, सिरप दे रही हूँ फ्रेश होने की, अब मैं पिछले 10 दिन से इसको कोई सिरप नहीं दे रही, बिकॉज मैंने ही मना करा, अगर आप इसको दवाई दोगे तो मैं थेरेपी नहीं करूंगी। तो मैं सिर्फ उस बच्चे को एक सिटिंग दे रही हूँ, ऑक्सीजन, न्यूट्रल, नॉर्मल एज ए नॉर्मल, बिकॉज उस बच्चे ने दवाइयां बहुत खाई है, तो इन्फ्लामेशन, एंड लास्ट में किडनी क्लियर, और अल्टरनेटिव डेज पे लेफ्ट साइड ट्रीटमेंट। ये ट्रीटमेंट देने इससे उस बच्चे में थोड़े से समझ आने लग गई, थूकना उसने एकदम बंद कर दिया, प्लस वो बच्चा डेली फ्रेश हो रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। एक और केस है, 12 साल का बच्चा है, बहुत ही ज्यादा हाइपर था। उसके मम्मी पापा ने बोला कि हम लोग दर दर भटके हैं, पैसों की कोई कमी नहीं। वो बहुत ही ज्यादा रिचेस्ट फैमिली है इन द बीकानेर, नामी ग्रामी। वो अपने बच्चे को 9:30 से 3:30 एक डे बोर्डिंग स्कूल में भेजते हैं, बिकॉज वो किसी से कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, उन्होंने बोला मैम मेरे बच्चे के ना बहुत सारे इशू है, क्या क्या बताएं? मैंने कहा सर सब बताइए जो भी आपके पास है। वो बच्चे को गैस्ट्रिक इशू बहुत ज्यादा, यूडीएफ आता है बच्चे को, वो पूरे दिन 24 घंटे में से सिर्फ 2 घंटे सोता है। ठीक है, और वॉमिटिंग करता है दिन में 10 बार। ठीक है, और हाइपर इतना कि वो मारने पे आ जाता है। लिटरली उसके पेरेंट्स दोनों खड़े थे कि मैम हमें डर है कि आप हमारा बच्चा आपको ही हिट ना करे। लेकिन मैं जिस रूम में थेरेपी करती हूँ, मेरे गुरुजी का रूम है, तो मैं कहती हूँ यहाँ बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्स है, ये बच्चा मुझे कुछ नहीं करेगा, सो यू डोंट वरी, आप आराम से बैठिए। उस बच्चे को मैंने सेम ट्रीटमेंट दिया। ठीक है, ऑक्सीजन, न्यूट्रल, नॉर्मल एज ए नॉर्मल, 1.liver/6 इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट, इसके साथ दिया किडनी क्लियर, बिकॉज उसके पेरेंट्स उसको डेली दवाई देते हैं किस चीज की? सुलाने की और उसकी हाइपरनिटी की। दैट मीन्स कि साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है, तो किडनी क्लियर देना बहुत जरूरी था। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, जो बच्चा 24 घंटे में से 2 घंटे सोता था ना, सिर्फ सिंगल सेटिंग देने से, वो बच्चे की पेरेंट्स मुझे कल आके हाथ जोड़ के बोलते हैं कि मैम पता नहीं कितने सालों बाद मेरा बच्चा रात को 9 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक सोया है। थैंक्स अ लॉट मैम। एंड लेकिन उसकी जो दूसरी हैबिट थी लाइक वॉमिटिंग करना, तो उसको गैस्ट्रिक इशू बहुत बनता था, तो मैंने उसकी मदर को एक सिंगल सेटिंग सिखाई। सेकंड डे क्या सिखाया? कोल्ड ट्रीटमेंट। ठीक है, कोल्ड ट्रीटमेंट देने से, सुबह शाम देने से, खाना खाने से पहले उसका गैस्ट्रिक इशू कम हुआ, बट उसकी वॉमिटिंग्स कम नहीं हो रही थी। तो मैंने इसमें अजय गांधी सर से डिस्कस किया। मैंने कहा सर वॉमिटिंग बंद नहीं हो रही, क्या करना चाहिए? तो गांधी सर ने मुझे सजेस्ट किया, तुम उसको 15 लेफ्ट मेडुला, 8 15 लेफ्ट मेडुला, 6 लेफ्ट स्वेट, 8 लेफ्ट पार्कू, अपने जो भी तू ट्रीटमेंट दे रही है, मेरे को नहीं पता तू उसको क्या दे रही है, बस तू ये सिंगल पॉइंट उसको दे अपने ट्रीटमेंट देने से पहले। मैंने कहा हाँ जी सर। मैंने उसको सिंगल सिटिंग दी। पहली सिटिंग देने से उसकी वॉमिटिंग में 50% रिजल्ट, और ये पॉइंट मैंने उसको ट्रीटमेंट से सिर्फ 3 दिन तक ही दिए, और अभी तक उस बच्चे की वॉमिटिंग 100% क्योर है। बहुत बढ़िया।
इतने मैजिकल रिजल्ट्स हैं कि वो मुझे दुआएं दे के जाते हैं कि मैम आप बहुत ऊंची जगह पे जाओगे, आपको पता नहीं है आप क्या करते हो। तो मैं उनको सिर्फ एक ही चीज कहती हूँ कि करती मैं कुछ नहीं हूँ, हमारे गुरुजी करवाते हैं, हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं। और मैं आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जब भी आपके पास ऐसे कोई बच्चे आए या माँ बाप आए ना, वो जो माँ बाप आते हैं ना ऐसे बच्चों के, वो इतने दुखी होते हैं ना, और वो एक डॉक्टर के पास बड़ी उम्मीद से आते हैं। तो सही। बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ मदर, बीइंग अ फादर, हमें उस समय पे सिर्फ एक ही थॉट करनी कि हमें इस बच्चे को ठीक करना है। आपने ठीक करना है, आपके पास फीस तो सर आती जाएगी, बट फर्स्ट थॉट कि आपके द्वारा वो बच्चा ठीक होके जाए। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया अनुभव आपने साझा किया। ओके, सो नेक्स्ट हैंड रेज कीजिए, कौन अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है। जल्दी करें, फिर हम जो है आज जितने भी लोग होंगे उनका हम 10-15 तक एक्सपीरियंस लेंगे। उसके बाद फिर हम आगे नेक्स्ट सैटरडे भी इस क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं। आशुतोष जी, आप अपने को अनम्यूट कीजिए। यस सर। आपको मैं स्क्रीन पे लेकर आता हूँ। सर अभी कोई और करने, एक्चुअली एक पेशेंट है उसको देख रहा हूँ। ओके, ठीक है। तो आपको जो भी एक्सपीरियंस हो आप शेयर करने के लिए अपना हैंड रेस करें, फिर हम जो है बिक्कू कुमार जी, आप अनम्यूट कीजिए अपने को। ओके, चंद्रशेखर सिंह जी, हाँ जी, एक मिनट मैं आपको स्क्रीन पे लाता हूँ। हाँ जी, बोलिए चंद्रशेखर जी। सर नमस्कार, सबको नमस्कार। नमस्कार। सर मैंने अभी तक कोई इस तरह का केस तो हैंडल नहीं किया, बस मैंने 2 महीने पहले 2 बच्चों से मिला। मेरे रिलेटिव थे, फरवरी में वो लोग आए थे शादी में बॉम्बे से। 2 लोग डिफरेंट जगह रहते हैं बट दोनों बॉम्बे में रहते हैं। तो जी। देखे, मैंने नोटिस किया कि सर दोनों बच्चों का जन्म हुआ है प्री मैच्योर बेबी है, दोनों में कॉमन चीज है। तो मुझे लगता है सर ये जो माँ के पेट में बच्चे का डेवलप होता है 7 to 9 मंथ में, तो जी। नर्वस सिस्टम का पार्ट ज्यादा डेवलप होता है, मुझे लगता है सर। जी। तो मुझे लगता है सर प्री मैच्योर बेबी में ये केसेस ज्यादा होती हैं मेरे अंदाज से, मतलब सर। हाँ, उनमें ये प्रॉब्लम्स, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स, डेवलपमेंटल डिले, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज्यादा देखने को मिलती हैं। क्योंकि दोनों में ये जो ADHD और ASD दोनों में कॉमन थी सर। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। तो मैंने मदर से पूछा, बोले दोनों हमारे यहाँ बोलते हैं सर सतैसा, मतलब 6 महीने के बाद जन्म हो जाता है उसको बोलते हैं सर। जी। तो मेरा यही अनुभव है, तो केस को ऐसा मिला नहीं सर देखने के लिए। जी। मेरा व्यक्तिगत अनुभव यही रहा सर। ठीक है, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। और कोई अपना अनुभव रखना चाहता है सामने? नमस्कार सर। नमस्कार। भानु राणा जी, जी बोलिए। मैं जितेंद्र सिंह सर, पंचकुला से। हाँ हाँ, जितेंद्र जी। जी।
बोलिए। एक्चुअली फोन मेरा बंद हो गया दूसरे वाला ना, तो मैं इससे कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, जी बताइए। मैंने जो शेयर करना था, मेरे पास अभी तो ट्रीटमेंट बंद हो गया उसका, गुड़िया का। उसकी एज थी 9 ईयर्स और लगभग 9 महीने उसका ट्रीटमेंट चला है मेरे पास में। जी तो जब मैंने हिस्ट्री ली इस बच्चे की, तो हिस्ट्री में ये पता लगा कि मदर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थी। वो लगभग पूरे 9 महीने तक वो पूरा स्ट्रेस में रही। जी घर में कोई उनके प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया। तो ये कुछ सिम्टम्स ये ऐसे आए बच्चे के अंदर। तो वो जब मेरे पास आए, उनका साथ में उनकी जो अब ओटी वगैरह चलती थी, स्पीच थेरेपी चलती थी, तो कोई खास इंप्रूवमेंट उनको वहां से नहीं लग रहा था। तो उनको किसी ने बताया कि आप न्यूरोथेरेपी में जाइए एक बार। खुद जो वहां पे काम करती थी ओटी के अंदर, एक लड़की थी, उसने बताया कि आप इसको न्यूरोथेरेपी दीजिए तो इसको वहां से इम्प्रूवमेंट आएगी। क्योंकि कुछ बच्चों ने ट्रीटमेंट लिए न्यूरोथेरेपी के, तो उनको रिजल्ट वो नजर आए। तो वो मेरे पास आए थे ट्रीटमेंट के लिए। तो जब मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, तो वो बच्ची दिन में कम से कम 20 से 25 बार वो बाइटिंग करती थी, ऐसे हाँ काटती थी अपने आप। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा, सिम्टम्स। बहुत। जी हाँ, वो चीज थी। और वो क्या था कि मोशन के लिए वो क्या करती थी, जब वो अपना क्लास, उसको 3 घंटे वो स्कूल में रखते थे, इसमें स्पेशल चाइल्ड वाले स्कूल के अंदर है। तो वो बाथरूम के बाहर जाके खड़े हो जाती थी। उससे वो बताती थी उसको मोशन आ गया, बट यूरिन का उसका कोई कंट्रोल नहीं था। यूरिन वो 3 घंटे के अंदर वो कम से कम 5-6 बार, 8 बार तक वो यूरिन कर देती थी। डायपर वो चेंज करते रहते थे, लगे रहते थे उसके ऊपर वो पूरा। तो मदर ने ये सारी चीजें हमें बताई इसकी। तो जब मैंने उसको देखा, तो वो गुड़िया जो बार बार अपने प्राइवेट पार्ट को टच करती थी, तो वो टच करती थी। और दूसरा क्या था कि वो जब भी, उस दिन क्या हुआ कि भी वो कुछ एक्टिविटी करती थी आगे क्लिनिक के अंदर है, कि उसने पिल्लोज लगा देने साथ में, उसकी डेली की कुछ एक्टिविटी थी। तो उसने पर्दों को खोल देना, ऐसे उसने लाइट ऑफ कर देती थी सारी की सारी। वो बिल्कुल अंधेरे उसमें वो लेती थी ट्रीटमेंट है। और किसी से बात नहीं करने देती थी मेरे को वो। इवन के मेरे को सभी पेशेंट को मना करना पड़ता था कि इस दौरान 12 से 1 बजे के बीच में कोई ना आए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हाइपर हो जाती थी। थेरेपिस्ट को मेरे को बाहर भेजना पड़ता था क्लिनिक से कि भी आप सब जाइए। अब वो ट्रीटमेंट लेते थे। इवन के वो, अगर मैं मदर से भी बात करता था, तो वो बहुत ज्यादा हाइपर हो जाती थी। वो बहुत ज्यादा अटेंशन सीकर थी जी कि भी पूरा अटेंशन बिल्कुल मेरे ऊपर है। जी ये चीजें थी उसके अंदर। तो वो घर में क्या करती थी, घर के अंदर वो उसकी भी कुछ एक्टिविटी थी कि वो नीचे फर्श पे लेटना, उसने ठंडा पानी होता था कुछ ऐसा, या कुछ टेक्सचर होता था, उसको बार बार फील करती थी दीवार पे, टीवी पे, ऐसा कुछ उसकी एक्टिविटी थी। तो वो सारी मदर ने मेरे को बताई इसके। तो जब ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, तो सबसे पहले मैंने हाइपर एक्टिविटी पे ही काम किया इस केस के अंदर। तो हाइपर एक्टिविटी धीरे धीरे वो नॉर्मल होती चलेगी, क्योंकि अब सुबह दोपहर शाम 3 ट्रीटमेंट तो उसकी मदर देती थी, मैंने सिखा दिया उनको। जिसमें मैं न्यूट्रल देता था उनको, न्यूट्रल 9 गोल और 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 ट्रीटमेंट। ये मैंने ट्रीटमेंट चलाए। तो कुछ मैंने स्टार्टिंग में उसके डाइजेशन पे काम किया। जी तो जिसमें ज्यादातर मैं 60 टॉप फिंगर गोल लीवर, 1 पॉइंट लीवर, 1 पॉइंट गोल, 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 ट्रीटमेंट, ये मैंने ज्यादा चलाए ट्रीटमेंट उस केस के अंदर है। इससे थोड़ा सा। और फिर जब वो बार बार टच करती थी हाथ, तो मैंने देखा कि WD में भी शायद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है इसकी। तो साथ में WD भी ऐड कर दिया मैंने, 60 टॉप फिंगर गोल लीवर WD। तो वो हाथ उसने डालना बंद कर दिया, और उससे उसका मोशन भी क्लियर होना शुरू हो गया प्रॉपर भी। तो हाइपर एक्टिविटी वो कम होती चली गई इसकी। तो मदर को काफी मतलब कॉन्फिडेंस आ गया, उसको एक होप हो गया कि मेरी बच्ची ठीक हो सकती है। और उस कॉन्फिडेंस से वो उसने ट्रीटमेंट प्रॉपर सुबह दोपहर बड़ा अच्छे से उसने ट्रीटमेंट दिया। और अब वही जो बात आपने बताई कि भी पेरेंट्स गड़बड़ कर देते हैं, तो वो जैसे बर्थडे पे करती, केक खिला दिया उसको, चॉकलेट खा ली उसने बाहर,
या वो किसी न किसी दिन कुछ खिला देते थे उसको, तो उसकी हाइपर एक्टिविटी बढ़ जाती थी। तो वही मैं उनको बोलता था कि मैम हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप भी 3 बार ट्रीटमेंट दे रहे हो, मैं भी ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, ठीक है, और ये बार-बार रिवर्स हो रही है चीजें ना, तो हमें इसको कंट्रोल करना है, तो आप कीजिए। तो वो कर लेते थे, पर वो है कि कहीं न कहीं एक इमोशनल टच होता है बच्चे के साथ है कि भी नहीं बच्चा जा रहा है तो खाएगा वहाँ पे, तो वो चीजें उनकी तरफ से रहती थी प्रॉब्लम उसके अंदर, तो वो इस चीज को रोकते नहीं थे। और वहीं पे क्या था कि वो हाइपर एक्टिविटी आ जाती थी अगले दिन उसके अंदर, तब हमें भी थोड़ा-सा होता था कि इतनी मेहनत कर रहे हैं यार, ये बच्ची क्यों कर रही है बार-बार, बार-बार। बिल्कुल बिल्कुल। वो कहीं न कहीं फॉल्ट पेरेंट्स का था उसके अंदर कि भी वो चीज़ें वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे इसके साथ में। ट्रीटमेंट में कोई कमी नहीं थी हमारे। सही है। लेकिन ट्रीटमेंट चला उसमें लगभग उसने जो चेंजेस आए उसके अंदर ट्रीटमेंट से हमारे, कि उसने मोशन बताना शुरू कर दिया कि मेरे को मोशन आ गया, मैं जाना चाहती हूँ। जी तो वो जिसको बार-बार मोशन आने की थी वो उसका कम हो गया। दूसरा ये था कि यूरिन का कंट्रोल नहीं था उसका, दिन में 8-10 बार जब वो वहीं पे कर लेती थी, तो उसका वो 1 से 2 बार रह गया था यूरिन का। यूरिन के लिए मैंने जो ट्रीटमेंट उसको दिया कि जिसमें 3 नेकलेस 7 लीवर 6 WD 3 ट्रायंगल्स जी और थोड़ा ओएनएस दिया, एब्डोमेन सेटिंग दी उसको, उससे वो 2-4 दिन में ही वो चीजें उसकी ठीक हो गई यूरिन वाली। तो उससे भी अब वो जहाँ पे वो जाती थी, वो स्कूल वाले ये कह रहे हैं कि भी आपने इसको क्या ऐसा दिया है कि जो ये इसमें चेंजेस आए हैं। तो मदर ने बताया नहीं कि मदर को कहीं डर था कि बच्चे को जैसे नजर ना लग जाए हाँ इन चीजों से। तो उसने बताया नहीं कि मेरा न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट चल रहा है। तो ऐसे वो बताते रहते थे स्कूल वाले कि भी अब इसमें चेंजेस आ गया कि ये जो बोलती है ना, इसकी बोलने में काफी मतलब साफ बोलना शुरू कर दिया इसने। तो उनको कहीं न कहीं डाउट था कि भी कुछ ना कुछ तो अलग चीज़ का चल रहा है मतलब। पर उस लड़की ने उनको बताया नहीं था कि ये न्यूरोथेरेपी के लिए मैंने इसको रेफर किया, क्योंकि उसको डर था इस चीज़ का कि अगर पता लग गया किसी को, तो मेरे को जॉब से ना निकाल दे यहाँ से। तो काफ़ी मतलब 50-60% हम उसपे इम्प्रूवमेंट ले आए। पर अब ये है कि भी सेकंड बेबी होना था, तो वो मदर आ नहीं सकी, तो इस करके उन्होंने ट्रीटमेंट वो अभी कंटिन्यू नहीं किया हमारे साथ में। तो दोबारा फिर करेंगे हमारे साथ। वही है, 2-3 साल अगर ये मेहनत कर लें, बच्चा नॉर्मल हो जाए, फिर आप खिलाते रहिए। लेकिन जब तक वो अंडर प्रोसेसिंग में है तो इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और आपने यहाँ एक नई बात जो मेंशन की है, प्राइवेट पार्ट को टच करने वाली बात, ये मेल बच्चों में भी देखने को मिलता है जो ऑटिज्म या एडीएचडी के बच्चे हैं। जी, जी, जी। इसके लिए बाकी लोग भी ध्यान रखें। 62 फिंगर गॉल लीवर WD जो जितेंद्र जी ने बताया, ये आप लोग ट्राई करिए उन बच्चों में। और उसका ये क्या, इसमें बच्चे क्या करते हैं, प्राइवेट पार्ट को टच करके और सूंघते हैं इसको ऐसे हाँ, और ऐसे फील कंघी का करते भी यूज करते हैं कुछ बच्चे इसमें। हैं। जी सही है। तो एक बार बाकी वापस लोगों के क्लियर लिए, करें, 60 TF गोल लिवर into 3 WD या एक बार ही? हाँ फ्री मैन 3 ओके टाइम्स देना। ठीक। तो गोल लीवर WD WD भी 6 देना है क्या? नहीं 60 टाइम मैन, जैसे 60 60 तो फिंगर गोल लीवर भी है। लीवर WD into 3। मतलब 60 DF गोल लिवर भी देना है और WD भी देना है, TF WD मतलब भी फिंगर्स पे ही देना है। जी यस यस। ओके ओके ओके, थैंक यू। ठीक है। बहुत अच्छा लगा जितेंद्र जी, आपने अपना अनुभव साझा किया, बहुत अच्छा लगा। चलिए ओके, नेक्स्ट बिक्कू कुमार जी, आपने हैंड रेज किया था, आप अपने को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी सर, मेरी आवाज आ रही क्या सर? हाँ, एक मिनट, मैं आपको स्क्रीन पे लाता हूँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर। जी बिक्कू कुमार जी, आप बोलिए। जी जी, जय गुरु जी, जय नीरो थे सर। जय गुरु जी, जय निहाल। जी सर, एक
अभी इस सर वो तकरीबन बचपन से ही उनको 2-3 साल के बाद उसकी माँ को पता चला जी कि मेरे बच्चों को ये समस्या है। जी तो फिर उन्होंने एलोपैथी डॉक्टर से दिखाया, फिर आयुर्वेद से भी दिखाया और उनका ये पंचकुला में भी बहुत ज़्यादा उसका ट्रीटमेंट चला। तो जी कहीं से भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। ठीक है, तो सर एक किसी भी तरीके से न्यूरोथेरेपी के पास पहुंचा उन्होंने। ठीक है, तो उसके बाद से जो मैं उसे देख रहा हूँ, मेरा आई थिंक 3.5 महीना हुआ है सर मैं उस बच्चे को देखते हुए। उसका सर सीवियर कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा सर, जी और उसे डॉक्टर जब दवाई वगैरह देते थे और उससे वॉमिटिंग भी बहुत ज़्यादा होता था और उसका आयुर्वेद में साथ साथ मेडिसिन भी चलता था। तो उसके बाद फिर हमने जब डायग्नोज किया उस बच्चे को सर हेल्प करने में सबसे बड़ी हेल्प किया उसकी माँ ने। माँ की हमने पूरा डिटेल्स दिया कि ये किस कंडीशन से हुआ, कैसे हुआ, किस कब से शुरुआत हुआ, ये क्या सिम्टम्स था आपको, जिस समय ये बेबी था उसमें सिम्टम्स क्या था, हाई बीपी था क्या, इचिंग वगैरह होता क्या, इसके लिए कोई समस्या थी क्या। तो उन्होंने मुझे सारा लिस्ट बताई, मैंने लिखा। फिर उस पर फिर हमने काम किया सर। सबसे पहले हमने इस बच्चा को सर कॉन्स्टिपेशन को क्लियर किया, क्योंकि सर ट्रीटमेंट सबसे ज़्यादा 20 TF 6 NNS 3 NNS 2 पेन 1 WD into 6। फिर उसके बाद सर माइल्ड न्यूट्रल पॉइंट गोल पॉइंट लिवर पॉइंट म्यूकस इंटू 6 ट्रीटमेंट। ठीक है, उसके बाद माइल्ड न्यूट्रल के बाद फिर सर हमने फुल न्यूट्रल ट्रीटमेंट भी डाला, जो कि आपका हर सप्ताह में सर ये सीक्वेंस वाइज बार आते रहता है ना। हाँ, फिर हमने भी उनका भी फॉलो फिर किया। अभी उस बच्चा में जो इनका पहले सिम्टम्स था कि जैसे कि अभी सर ने एक मेरे से पहले डिस्कस किया कि वो बच्चा काफ़ी ज़्यादा उछलता था, फांदता था, स्पीकिंग करता था, वो बिल्कुल सर मेरे पेशेंट में भी सेम ऐसा ही कंडीशन था। वो टाइल्स को भी चाटता था जी से, इस तरीके से नीचे वो अपना स्लीपर जो क्रॉक्स होता है उसको भी चाटता था वो। लेकिन अभी सर वो उसमें वो 40 से 50% ये सब नहीं देखने को मिल रहा है। उनका पेरेंट्स ने मेरे से बोला सर ये जो पहले सिम्टम्स जो थे है ना, जी उनको 2-3 दिन तक सर लेटरिन होता ही नहीं था उनको, 2-3 दिन तक लेटरिन ही नहीं होता था। अब वो चीज़ समस्या नहीं है, बस हमने इतना जो अभी जो मैडम ने ऑक्सीजन ट्रीटमेंट है ना, और नॉर्मल इंजरी ट्रीटमेंट, हमने इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट भी हमने ये सब भी चलाया, जो बेसिकली होता है ट्रीटमेंट जी कॉन्स्टिपेशन को तोड़ने के लिए। बस हमने उस पर ही काम किया, बस सिर्फ उस वेरी एक ट्रीटमेंट को 10 से 15 दिन तक, जैसे सर आपने ही शुरुआत में बताया कि मैंने इतना दिन किया था, हमने वैसा ही पकड़ के रखा सर। और अभी अच्छा रिजल्ट है, और वो अभी भी वो बस, और वो सर डिपेंडेंट हो गया सर। आप जब तक रहेंगे सर आपसे मैं ट्रीटमेंट कराऊंगी, और आप ही सर मेरे बच्चे को देखेंगे सर। जी और उस पेशेंट से सर, और भी उस पेशेंट के गार्जियन की ओर से 2 पेशेंट और भी सर मुझे मिले हैं सर। वेरी गुड। बिल्कुल, ऐसे ही आप और वो बेसिक 2 चीजों पे काम बिल्कुल कीजिए, रिजल्ट आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? सर नहीं, बस ऐसा ही था, बाकी बात तो है, बस टाइम का अभाव है थोड़ा जी सा, और भी किसी को टाइम मिलना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, जय गुरु जी, जय निरुद्र। धन्यवाद, नमस्कार बिल्कुल जी। ओके, सर मैं एक बात बोलना चाह रही थी। जी बोलिए। सर मैं कह रही थी, जो भी जिनका भी एक्सपीरियंस नए पॉइंट के साथ, नए इश्यूज के साथ, जिन ट्रीटमेंट से ठीक हुए हैं, तो हम उन थेरेपिस्ट को बोल सकते हैं ना, वो ग्रुप में एक बार सेंड कर दे, तो याद भी रहेगा और नोटेड भी रहेगा, है ना। अभी इसके बाद नेक्स्ट क्लास भी इसी सब्जेक्ट पे दोबारा होगी, तो हमारे पास जो ग्रुप में कलेक्शन आया था फॉर्मूले का, तो वो भी आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट क्लास में, और वहां भी हम एक्सपीरियंस डिस्कस करेंगे जो भी न्यूरोथेरेपिस्ट और करना चाहते हैं। और मैं चाहूंगा अगर आप अपने पेशेंट, अगर बच्चे माँ बाप जो है परमिशन दें और बच्चे का कोई वीडियो मिल जाए बिफोर
ट्रीटमेंट और आफ्टर ट्रीटमेंट, तो हम उसे भी यहाँ पर रखेंगे। तो जिससे क्या होगा कि उनको पता चलेगा एक तरह से कि टेस्टिमोनियल के तौर पर हम उसको प्रेजेंट कर सकते हैं कि भाई ये न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट के पहले ये कंडीशन है, आफ्टर ट्रीटमेंट ये चीज है। तो अगर आप लोग इस तरीके से लाते हैं तो हम उसे यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे जितने भी जो देखने वाले चाहे पेशेंट्स हैं या न्यूरोथेरेपिस्ट हैं, उन्हें इससे काफी कुछ सीखने को मिलेगा और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। ग्रेट ऑप्शन सर, ग्रेट, वेरी ग्रेट। तो नेक्स्ट क्लास में हम ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे और कुछ एक्सपीरियंस भी लेंगे और कुछ टेस्टिमोनियल भी लेंगे अगर ये सामने आते हैं तो। ठीक है, गुरुजी जय। ओके। सो हम यहाँ पर जो है आज की क्लास स्टॉप करते हैं। थैंक यू सर, धन्यवाद बहुत बहुत। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।